गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, हमारा एक्सपेरिमेंटल स्किल का चैप्टर चल रहा था। उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम आगे लेंगे, देखेंगे। एक्सपेरिमेंटल स्किल। क्योंकि इस चैप्टर में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड होती हैं, इसलिए मैं आपको एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो करा रही हूँ, एक्सपेरिमेंट भी बता रही हूँ। ठीक है, अब इस चैप्टर को ध्यान अच्छे से करें। मैं आपको 8 एक्सपेरिमेंट पहले से बता चुकी हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी नोवा एक्सपेरिमेंट 9। एक्सपेरिमेंट नंबर 9 क्या है? डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए गिवन सॉलिड एंड लिक्विड बाय द मेथड ऑफ मिक्सचर। स्पेसिफिक हीट निकालनी है बेटे, सॉलिड और लिक्विड की मिक्सचर मेथड से। तो कैसे निकालेंगे देखिए बेटा। डिटर्मिनेशन ऑफ specific heat of a solid and a liquid by method of mixture। ठीक है, बताइए। देखिए बेटा जी, क्या है कि हमें स्पेसिफिक हीट निकालनी है बेटे, एक सॉलिड की और एक लिक्विड की। किस मेथड से निकालेंगे हम? मेथड ऑफ मिक्सचर। इन दोनों को मिक्स करके इसमें यूज होता है प्रिंसिपल ऑफ आपकी कैलोरीमेट्री। जो सिद्धांत है कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल से हम इसको यूज करते हुए इसको डिटरमाइन कर लेंगे। और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का है क्या चीज बेटा? जो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है वो क्या चीज है? बेसिकली एक सिस्टम से दी गई हीट और दूसरे सिस्टम द्वारा ली गई हीट, यानी हीट गेन और हीट लॉस दोनों इक्वल होंगे। हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस, या ये कह दीजिए कि नेट चेंज इन होल सिस्टम इज जीरो। जितनी दी गई है उतनी ली गई है, तो टोटल चेंज इन हीट क्या हो जाएगी? जीरो। ये है कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल। देखिए, इसी सिस्टम पर आधारित हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो एपरेटस बता रही हूँ आपको बना के, और उससे आपको समझ भी आ जाएगा। देखिए, ये आपका हाइपोसोमीटर है इस तरह का। वहां एक थर्मामीटर लगा हुआ है बेटा। ठीक है, ये आपकी एक ट्यूब है, उसमें थर्मामीटर लगा हुआ है। थर्मामीटर। ठीक बेटा। ये आपका है हाइपो हाइप ये देखिए हाइप्सोमीटर। इसमें बेटा इसी थर्मामीटर इसी के बीच में ही क्या भरा रहता है? सॉलिड। क्या भरा हुआ है? सॉलिड। और इसके नीचे यही पड़ा हुआ है ये पूरा एपरेटस, एक
स्टैंड पे, और स्टैंड के नीचे लगा हुआ है आपका बर्नर, गरम करने के लिए। क्या लगा है? बर्नर। दैट इज, यहाँ पानी है, ये बॉईल होता रहता है, इससे बॉयलर। दैट इज बर्नर। ठीक है। इस पूरे एपरेटस को, इस पूरे एपरेटस को हम एक किससे जोड़ देंगे? एक कैलोरी मीटर से जोड़ देते हैं। देखिए बेटा, कैलोरी मीटर से जोड़ दीजिए एक पूरे, इस पूरे एपरेटस को ध्यान से देखेंगे बेटा। किस तरह का है एपरेटस? ये आपका हाइपोमीटर है, जिसमें एक थर्मामीटर है। थर्मामीटर के अंदर इतनी जगह होती है कि हम उसी में सॉलिड के टुकड़े करके डाल दिए जाते हैं, और नीचे पानी भर दिया जाता है, और उसके नीचे एक स्टैंड पर बॉयलर लगा दिया जाता है। बॉयलर को जलाया जाता है, पानी बॉयल करता है, वेपर्स होती है। वेपर से क्या होता है कि इसमें जो सॉलिड है वो गर्म हो जाता है, हीट अप हो जाता है। ठीक है बेटा। और वो थर्मामीटर से नाप दिया जाता है कि वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट अप हुआ है। ये पूरे का पूरा एपरेटस उठा करके हम कैलोरीमीटर के साथ ही एक दूसरे जगह पर शिफ्ट कर देते हैं। देखिए बेटा जी, ये इस तरह से, ये दिस इज कैलोरीमीटर, दिस इज, ये यहाँ कैलोरीमीटर। बेटा ये कैलोरीमीटर है, और इसी के अंदर ये पूरा एपरेटस लगा दिया गया है, ये थर्मामीटर का। ठीक। और ये लगा है स्प्रिसेस, दैट इज कॉल्ड स्प्रिसेस। के अंदर ये है लिड। ये हो चुका है थर्मामीटर। देखिए बेटे, मैंने पूरे एपरेटस को, इसी एपरेटस को एक बीकर उसमें रख दिया है सिस्टम में, और उस सिस्टम में क्या है कि आपको कैलोरीमेट्री मीटर के साथ जोड़ दिया गया है। कैलोरीमीटर के सिद्धांत पे, चूंकि ये प्रिंसिपल, ये जो एपरेटस काम करता है, इसलिए इसे कैलोरीमीटर के साथ जोड़ दिया गया है। और उसमें मैंने आपको बता ही दिया है कि जितना हीट हुई गेन, उतना ही हीट हुई लॉस। अगर दो चीजें हैं, एक सॉलिड है और एक हीट है, तो अगर एक ने जितनी हीट ली और जितनी दूसरे, जब दोनों को मिक्स किया, तो क्या हुआ बेटे? एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को, जो भी गर्म होगा, जो ठंडा होगा, अपनी हीट किसे दे देगा? ठंडे को दे देगा। हमें पता ही है कि हीट का जो फ्लो होता है वो किस तरफ होता है बेटे? कोल्ड से वो, जो हीट जो ट्रांसफर होता है वो हॉट से कोल्ड की तरफ होता है। मतलब ज्यादा से कम की तरफ हीट अपने आप ट्रांसफर हो जाती है। तो जितनी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, यानी सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से सॉलिड में जो भी ट्रांसफर होती है, यानी एक सिस्टम का क्या होगा? हीट लॉस होगी, और जितनी हीट लॉस होगी दूसरे सिस्टम का उतना ही हीट गेन होगी। समझ रहे बात को? और ये दोनों ही बराबर होगी, तो आप लिख लीजिए प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ये देखिए बेटे, प्रिंसिपल ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी मीटर। ये होता है बेटे हीट गेन बराबर हीट लॉस। ठीक है।
एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से जितनी हीट लेता है उतना ही दूसरा सिस्टम हीट को लॉस करता है, दोनों बराबर होते हैं। ठीक। और जो हीट है बेटे वो कितनी होती है आपकी, जैसे डेल्टा क्यू, ये देखो बेटे स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हीट क्या चीज होती है बेटे जो हमें फाइंड करनी है, डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। अगर मैं ये कहती हूँ कि किस ये दैट इज स्पेसिफिक हीट, ठीक है, मैं आपको ये बता दूं बेटे, अगर किसी की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर किसी की ज्यादा है तो उसका मतलब है कि वो ज्यादा से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है। और अगर किसी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है तो वो कम हीट पे ही जल्दी वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। लेकिन अगर किसी की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, कैपेसिटी ज्यादा है, तो वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है और वो ज्यादा हीट लेने के बाद गर्म होगा, वार्म होगा। और हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी, ये इसका फॉर्मूला है बेटे। तो जिसकी जितनी ज्यादा हीट कैपेसिटी वह हीट उतनी ही ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है। ये समझ में आया बेटे आपको। हमें जो है स्पेसिफिक हीट निकालनी है ऑफ ए सॉलिड एंड ए लिक्विड बाय मेथड ऑफ मिक्सचर। मैंने क्या करा, सॉलिड को लिक्विड, ये लिक्विड है आपका, दैट इज, और यहाँ सॉलिड, इसको गर्म किया, ये आपका गर्म हुआ, से वेपर्स उठी, ये गर्म होने लगा, और इसके पूरे को हमने कहाँ रख दिया, एक दूसरे सिस्टम में रख दिया, उसके साथ जो है बिल्कुल यही अप्रोटस कैलोरीमीटर को जोड़ दिया, क्योंकि ये हमारा प्रिंसिपल किस पे काम करता है, कैलोरीमीटर के प्रिंसिपल पे काम करता है। अब मैं इसी से बस याद रखिएगा कि मैं जो है हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस, इससे जो है हम ये निकाल सकते हैं श्वेता जी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आपकी स्पेसिफिक हीट। ठीक है बेटा, इसी पे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। क्लियर हो गया बेटे? हो गया, बता दूं? एन अमाउंट, देखिए एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा रही हूँ बेटे, अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है तो वो कैसे आएगी इस वाले एक्सपेरिमेंट से बेस। क्वेश्चन है, एन अमाउंट ऑफ वाटर of mass 20 grams at 0 डिग्री सेंटीग्रेड is mixed, मिक्स किया जाता है, is mixed बेटे, मिक्स कर दिया, देखिए is mixed with 40 grams of water at 10 डिग्री सेंटीग्रेड, the final temperature
of the mixture is 5 degree centigrade, B 0 degree centigrade, C 20 degree centigrade और D 6.66 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए बेटा, क्या है सवाल, ध्यान से समझेंगे बेटे सवाल को। एन अमाउंट ऑफ वाटर ऑफ मास 20 ग्राम्स, यानी 20 ग्राम वाटर है बेटे, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना टेम्परेचर है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। इज इज मिक्स्ड, यानी मिलाया जाता है विद 40 ग्राम ऑफ वाटर। 20 ग्राम पानी जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, 40 ग्राम पानी के साथ मिलाया जाता है। लेकिन जो 40 ग्राम पानी है उसका टेम्परेचर कितना है बेटे? एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी वो 10 डिग्री के तापमान पर है। तो द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज, जो इसका दोनों को मिक्सचर किया उसका जो फाइनल टेम्परेचर है वो कितना होगा। तो ये जो है ना हमारा बेटे क्वेश्चन, ये हमारा ये इसी पे रिलेटेड है, जो इसी एक्सपेरिमेंट से जो मैंने अभी आपको बताया, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट। ओके, ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए बेटा जी, मैंने ये बनाया, ये है आपका 20 ग्राम वाटर बनाया आपका। कितना है? 20 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, और दूसरा भी कर लिया मैंने, ये देखिए, जिसमें कि कितना पड़ा हुआ बेटा जी, ये पड़ा है आपका 40 ग्राम। 40 ग्राम वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, क्लियर। अब मैंने इसको क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। देखिए, जब मैंने मिक्स करा तो मान लीजिए इस तरह का हो गया मिक्सचर, ये इस तरह देख लीजिए, मिक्स्ड। यहाँ पर जब मिक्स कर दिया तो 20 और 40 क्या हो गया बेटा? 60 ग्राम। 20 प्लस 40 इज इक्वल टू 60 ग्राम वाटर। ओके, यहाँ पर वाटर है ये। लेकिन आप ये देखो, ध्यान से देखना, आप ये कितने पर है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये कितने पर है? 10 पे। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर है, 0 वाले को वो कुछ ना कुछ अपनी जो हीट है वो ट्रांसफर करेगा, यानी कि ये जो है ये कुछ ना कुछ हीट इससे ले लेगा। जब ये ले लेगा तो इसकी हीट कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। समझ रहे बात को? जो हीट ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब कुछ बढ़ रही है इसकी हीट। जो मान लीजिए इसकी जो है Q1 है, जो इसकी हीट है वो कैसी होगी? Q1। लेकिन ये कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। कैसी होगी बेटे? पॉजिटिव, क्योंकि ये उससे ले रहा है। और इसकी हीट कैसी हो जाएगी? क्योंकि ये दे रहा है, इसकी लॉस हो रहा है, ये हीट दे रहा है, इससे हीट लॉस हो रहा है, तो इसकी जो हीट कैसी होगी? वो डेल्टा Q2 मान लीजिए, दैट इज Q2 मानो। ये डेल्टा, हाँ डेल्टा क्यू मानो, चेंज इन हीट, ये हीट हीट लॉस, ये समझ लो ये किस में आएगा बेटे? नेगेटिव में। बात समझ में आई? ये हीट इससे ले रहा है तो कुछ बढ़ रही है, एब्जॉर्ब कर रहा है, पॉजिटिव। ये हीट दे रहा है, अपना इसका हीट लॉस हो रहा है, तो कैसा आएगा? हीट नेगेटिव। ये बात समझ में आई? और अगर ध्यान से समझो, उसे क्या पूछा? द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, यानी इसका टेम्परेचर बताना है। मैंने माना कि इसका टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है? T डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा जी, जब इसको मैंने मिलाया, आपको पता ही है कि अगर मैं वो देख प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में देखो, अगर मैं ये देखूं नेट चेंज इन हीट कितनी हो जाएगी? बताया था मैंने प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, हीट गेन बराबर हीट लॉस के।
तो एक ने जितनी दी दूसरे ने उतनी ली, अगर दोनों को जोड़ दूं, एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो। नेट मैं कह दूं पूरे जो सिस्टम का, ये वाला सिस्टम जो नेट है, नेट हीट कितनी मिली, हीट चेंज कह दूं, तो क्या हो जाएगा बेटे, हीट चेंज नेट बराबर जीरो। समझ में आएगा। इसके लिए जो हीट है बेटा जी, हीट चेंज नेट कितनी होगी बेटा, जीरो के बराबर होगी, क्योंकि एक सिस्टम ने जितनी दी उतनी ही दूसरे सिस्टम ने ली, तो दोनों का जो नेट है वो कितना हो गया, जीरो। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो हीट कितनी है आपकी, हीट के लिए मैंने आपको बता दिया था, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने स्पेसिफिक हीट का अभी आपको। आप इसे ऐसे ही लिख सकते हैं, मान लीजिए ऐसे लिख लूं, ए डेल्टा Q1 बराबर करोगे तो माइनस आ जाएगा, डेल्टा Q2 तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ए इधर ए दैट इज Q2 इज इक्वल टू जीरो। समझ रहे बात को, बात समझ में आई बेटा जी। नेट हीट चेंज इज इक्वल टू जीरो है। आपको पता ही है कि स्पेसिफिक हीट का मैंने अभी क्या बताया था, डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी, अभी बताया था ये वाला फॉर्मूला। तो ये इधर चला जाएगा, क्यू क्या रह जाएगा बेटा आपका, डेल्टा क्यू बराबर ये हो जाएगा एस एम डेल्टा टी। तो जरा डेल्टा Q1 की जगह रखिए एम, एम क्या चीज है बेटे, मास ऑफ, चलो M1 रखिए, M1, और फिर क्या है एस, एस क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो एक बात बताओ बेटे, इसमें तो एस सेम होगा क्योंकि दोनों ही जार में पानी है, एक में 20 ग्राम है और एक में 40 ग्राम है, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर तो सेम रहेगी ना, एस तो सेम रहेगा दोनों में, M1S और डेल्टा टी। तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा बेटा जी, Q1 के लिए, Q1 के लिए क्या हो जाएगा, मान लीजिए वो टी हो गया नेट, और पहले कितना था, जीरो था, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। आप लिख लीजिए डेल्टा T1 इज इक्वल टू M2, या फिर ऐसे कर लो प्लस M2S डेल्टा T2 इज इक्वल टू जीरो। क्लियर। और M2 क्या चीज है, M1 मास कितना है, पहले जार का मास कितना था 20, S सेम रखिए, और डेल्टा T1 कितना हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर बेटे, पहले जीरो था, जो फाइनल हुआ वो बढ़ गया थोड़ा सा, वो कितना हो गया, टी हो गया, तो दैट इज टी माइनस जीरो। और जो दूसरा था बेटे, जो आपका दूसरा था वो क्या हुआ, दूसरे का मास कितना है 40, ठीक, 40 ग्राम, एस सेम रहेगा, वाटर का स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा टी पहले कितना था, पहले बेटा जी आपका कितना था, पहले आपका था 10, अब कितना हो गया टी, थोड़ा कम हो गया, तो ये क्या लिखा जाएगा 10 - टी, समझ गए बेटा, इज इक्वल टू जीरो। अब देख लीजिए इसे सॉल्व कीजिए, एस से एस कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों सेम है, ये हो गया 20 टी, और फिर है आपका, एक मिनट, ये देखो 20 टी अगर मैं उधर ले जाऊं बराबर -40, और इधर ऐसे लिख दूं T - 10, तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस ले लिया मैंने, और ये हो जाएगा 20 दूनी 40, और क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा बेटा, ये एक ही टेम्परेचर बेटा जी, इसमें जो है माइनस में रहेगा, देखना बेटा जी कितना हुआ, ये हो गया टी, और इधर 2 टी, इधर बेटा जो टेम्परेचर रहेगा वो T - 10 रहेगा, T - 10, और T - 10 रहेगा जब, दैट इज प्लस T - 10, देखिए ये हो गया आपका,
हाँ वैसे रखिए। बी मत काटो, एक मिनट। 20t, अब इधर लेके जाओ। 20t बराबर -40, t -10। तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40, ये आ जाएगा t बराबर -2t10 -2t +20। -2t इधर आगे कितना हो गया बेटे? 3t इजिकल टू 20। और t क्या आ गया बेटा जी? t इजिकल टू 20/3, यानी 6.66 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो, क्योंकि जो डेल्टा टी होगा ना बेटे, वो तो हम नेट से ही लेंगे जो हमारे पास हुआ है। उसमें कितना कम हुआ है, टी में से 0 घटा दिया। इसमें कितना कम हुआ है, उसमें हमने जो भी कम हुआ है टी में से घटा दिया 10। समझ में आई बात? जो हमारा रिजल्टेंट टेम्परेचर है वो तो टी है ना बेटे। तो एक में पहले सिस्टम के लिए हम T-0 लेंगे और दूसरे सिस्टम के लिए T-10 लेंगे बेटे। ये है आपका 3t तो t इजिकल टू 20/3। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि टी जो डिग्री टेम्परेचर जो है वो कितना आ गया? 6.66 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब कौन सा आंसर सही है? डी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ बेटा ये क्वेश्चन? इस तरह की प्रॉब्लम आती है बेटे एग्जाम में, और ये एक्सपेरिमेंटल स्किल पर बेस्ड है। हो गया? जल्दी कर लीजिए। क्या आ रहा है? हाँ, जैसे इधर देख लो, इधर लिख देती हूँ। 3t बराबर 20 और t बराबर, मैं सीधा यहाँ से लिखो, ये इधर t बराबर 20/3, यानी बराबर 6.66 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर बेटा जी? चलिए, नेक्स्ट करते हुए अब हम करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 10। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10 लेंगे। क्या है बेटा जी एग्जाम्पल नंबर 10? दी रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ ए गिवन मटेरियल, ऑफ ए गिवन मटेरियल, या ऑफ द गिवन मटेरियल, ऑफ द गिवन मटेरियल, ऑफ ए the resistivity of the material of the given material of a given wire, will be the resistivity of the material of a, देखिए of a given wire यहाँ से लिखिए, of a given wire,
using a meter bridge. Using a meter bridge. मतलब कि आपको मटेरियल की रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है ऑफ ए गिवन वायर यूजिंग मीटर ब्रिज का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, ये डिटर्मिनेशन है रेजिस्टिविटी का बेटा। रेजिस्टिविटी निकालनी है मटेरियल की गिवन तार की दी गई, मान लीजिए किस मेथड से, यूजिंग ए मीटर ब्रिज। तो इसके लिए बेटे आपको जो है ना, इस तरह की रजिस्टिविटी को निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज स्टोन। देखिए, ब्रिज स्टोन ब्रिज के इस्तेमाल है प्रिंसिपल ऑफ ब्रिज स्टोन ब्रिज स्टोन ब्रिज। इस पर बेस्ड है ये। आपने ब्रिज स्टोन ब्रिज के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी पहले किए होंगे। देखिए, आपको मैं इस तरह का एक एपरेटस बना के बता रही हूँ। ये हटाते हुए एपरेटस बनाऊंगी बेटा भी। इसे हटाते हुए एक एपरेटस बना रही हूँ पहले भी। ये इस तरह का एपरेटस है। यहाँ पर रेजिस्टेंस है कोई भी आपका अननोन रेजिस्टेंस बेटे। इसलिए यहाँ एक मीटर लगा हुआ है, स्केल लगा है। यहाँ पर स्केल लगा है ये आपका। देख रहे हैं, ये आपका स्केल लगा हुआ है बेटा। और यहाँ से आपकी ये जुड़ा हुआ है। यहाँ से एक लंबी लेंथ की वायर लगी हुई है। इस तरह से वायर लगी हुई है बेटा, एल लेंथ की। यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है एल लेंथ की वायर लगी हुई है ये। और यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर लगा है यहाँ बीच में कहीं। ये गैल्वेनोमीटर, यहाँ से तार कहाँ लगी है,
एग्जैक्टली। ये मान लीजिए पूरी एल लंबाई की है, ठीक है, सॉरी, पूरी 100 सेंटीमीटर की है, यहाँ से यहाँ तक एल की है, ठीक है। तो बताइए ये कितनी होगी? 100 माइनस लेंथ की लंबाई की होगी, ठीक। ये क्या चीज है? रेजिस्टेंस बॉक्स। और ये क्या चीज है? अननोन रेजिस्टेंस। ये जो तार लगी हुई है बेटा, ये तार 100 सेंटीमीटर वाली, हमें इस गिवन मटेरियल का क्या निकालनी है? रेजिस्टिविटी निकालनी है। क्या कहा है मैंने? द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ ए गिवन वायर यूजिंग ए मेथड ब्रिज। ब्रिज मेथड इस्तेमाल करके ये ब्रिज बना हुआ है, देखिए रेजिस्टेंस बॉक्स लगा है, एक नॉन बॉक्स रेजिस्टेंस लगा हुआ है, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये वायर लगी हुई है पूरी 100 सेंटीमीटर की, ये स्केल लगा हुआ है इसको मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। और आप इसी पूरे को एक लेक्लांच सेल से, एक लेक्लांच सेल से जोड़ दीजिए, ठीक है। लेक्लांच सेल, देखिए बेटे, जो अननोन रेजिस्टेंस एक्स है वो दिया जाता है हमारे पास इस फॉर्मूले से, एक्स इज इक्वल टू 100 - एल ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय आर बटे एल। जो ये अननोन रेजिस्टेंस है बेटे, हमने इसको मान लिया दिस इज एक्स, दिस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला 100 - एल इंटू आर अपॉन एल, जहां पर ये जो और इस जो वायर है, वायर की जो रो है वो होगी एक्स पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 एल। हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितना होता है? रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक है बेटा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज पर ये बेस्ड है। बीच में बेटे देखो, इसमें जो है क्या, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है और ये गैल्वेनोमीटर लगा है। जब हम इसे तार पे लाते हैं तो इसमें डिफ्लेक्शन आता है, डिफरेंट डिफरेंट आर के लिए आपका डिफरेंट डिफरेंट क्या आता है, आपका मान आता है। और इससे हम क्या निकाल सकते हैं बेटा जी? एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू 100 - एल बटे एल इंटू आर। आर जो हम रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाल लेंगे, जितने भी ओम का प्रतिरोध हो, और एल क्या चीज है? जितनी यहाँ पे हम लेंगे, ये एल है और वो 100 - एल, यानी 100 - एल अपॉन दिस एल इंटू आर। तो क्या निकल जाएगा? अननोन जो आपकी वायर है इसका रेजिस्टेंस निकल जाएगा। समझ में आया बेटा? कर लिया सबने? बता दें?
अब ये देखिए कि जो ये प्रिंसिपल मैंने बताया व्हीटस्टोन ब्रिज, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज होते हैं ये कितने तरह के होते हैं, टाइप ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज कर लीजिए कि ये कितने, ये बेटा 3 तरीकों के इसके स्ट्रक्चर व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए जा सकते हैं। ये देखिए, एक इस तरह से, दैट इज जी, ओके, और दिस इज, हमने यहाँ पर इसको जोड़ दिए। ओके बॉस, ये एक फॉर्म तो ये है बेटा, R1, R2, R3 और ये R4। एक तो व्हीटस्टोन ब्रिज का इस तरह का सर्किट दिया रहता है, एक बेटे हम इस तरह का भी दे सकते हैं। इसी सर्किट को हम अगर लेना चाहें तो इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं। ये R1 और ये R2, ठीक है, और बीच में गैल्वेनोमीटर, ऑब्जीव दस R2, और इधर R3 और इधर R4, इस तरह से। तो ये भी एक फॉर्म है बेटे व्हीटस्टोन ब्रिज की, और इसको हमने जोड़ दिया बाय 7, ठीक है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज को ऐसे बनाया जा सकता है, इस तरह से भी बनाया जा सकता है। क्या ये R1, R2, R3 और ये R4, बीच में लगा है कैलकुलोमीटर। और एक फॉर्म और भी है बेटा जी, जिसे हम इसको तीसरे रूप में कैसे बना सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से देखेंगे। ये देखिए आप, ये इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से बनाते हुए, और इसे जोड़ दिया हमने सेल से। इसी को आगे बढ़ाते हुए इसे जोड़ दिया हमने इस भाग में। ये देखिए, R1, R2 और ये R3 और ये R4, देखिए ये भी एक फॉर्म है इसी का ही। इसी व्हीटस्टोन ब्रिज का हम इस तरह से भी बना सकते हैं सर्किट, इस तरह से भी बना सकते हैं R1, R2, R3, R4, उसका R1, R2 और R3, R4, और इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। आप लिख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स, क्या चीज है ये सारी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है बेटा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का जो है वो क्या है, डिफरेंट टाइप है बेटा। और इसका जो कंसेप्ट है वो क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट लिख लीजिए, वो होता है R1/R2 बराबर R3/R4, यानी R1 और R2 का जो रेशो है वो किसके बराबर होता है बेटा, R3 और R4 के बराबर होता है। ठीक है बेटा, और अगर आप इसे इस तरह से चाहे R3 को इधर ले जाओ तो हो जाएगा R1/R3, और R2 को इधर ले जाओ, इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं R1/R3 बराबर R2 को इधर ले जाओ R2/R4, ये भी एक रूप है व्हीटस्टोन का कंसेप्ट का, और ये भी एक रूप है। क्लियर, इस व्हीटस्टोन ब्रिज में बेटा जी बैटरी
जो ये बैटरी लगी है, बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर जी कैन बी रिप्लेस। ठीक है, बैटरी और गैल्वेनोमीटर है बेटे, वो रिप्लेस हो सकता है इस तरह के ब्रिज में। ये रिप्लेस हो सकता है, इस कारण हम ये कहेंगे जो करंट है बेटे वो इसमें फ्लो नहीं करेगी। नो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, सो नो करंट, इसमें करंट नहीं बहती, फ्लो नहीं करती बेटे। इस वाली लाइन में करंट नहीं आएगी, करंट यहाँ से सीधा जाएगी और फिर यहाँ और यहाँ इस तरह से जाएगी बेटा। तो मैंने लिखा नो करंट फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर। ठीक है बेटा, क्लियर। तीन तरीके से हम ये व्हीटस्टोन ब्रिज का स्ट्रक्चर ले सकते हैं। अगर ये नहीं बना, इस तरह का बना है, तब भी ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही आधारित है। और अगर ये दो नहीं बने, इस तरह का बना है, तब भी बेटा ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही आधारित है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही बना हुआ है। अभी आपको पहचानना है कि स्ट्रक्चर जो है व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित है या दूसरा। अगर जी लगा हुआ है बीच में, हम कहते हैं बैटरी और गैल्वेनोमीटर कैन बी रिप्लेस, तो हम ये कहेंगे अगर रिप्लेस हो सकते हैं तो आप इसमें कोई करंट भी फ्लो नहीं होगी, नो करंट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर। क्लियर, हो गया सबका, जल्दी करो। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 11 करा रही हूँ बेटा। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 11 क्या है? the resistance of a given wire using ohms law। एक दी गई तार में रेजिस्टेंस निकालना है, गिवन यूजिंग ohms law, ohms law का प्रयोग करते हुए। डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस of a given wire using ohms law। ओम नियम का प्रयोग करते हैं। आप सब बच्चे ओम्स लॉ तो पढ़ ही चुके होंगे बेटा। एक दी गई तार का रेजिस्टेंस ज्ञात करना ओम्स लॉ की भाषा से। इसमें बहुत ही सिंपल है बेटा ये एक्सपेरिमेंट, इसमें कुछ नहीं है। एक वोल्ट मीटर लगा रहता है,
और आपका एक एमीटर लगा रहता है एम्पियर नापने के लिए, ठीक है। और उनकी आप जो है वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं और करंट नोट करते रहते हैं। और एक में अगर देखिए इस तरह से लीजिए, ए वी एंड आई में ग्राफ वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं और करंट की रीडिंग लेते जाते हैं, तो देखा कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती गई वैसे वैसे करंट भी बढ़ता गया। तो इन दोनों में जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह आता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और अगर ये थीटा बना रहा है एंगल इससे, तो वो क्या चीज है, स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या होता है बेटा, ये होता है tan थीटा इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए ये बना लो, क्या हो जाएगा, दैट इज v अपॉन आई, दैट इज v अपॉन आई हो जाएगा। और ओम्स लॉ क्या होता है बेटा जी, v इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ बता रखा है, v इज इक्वल टू आई आर, तो v इज इक्वल टू आई आर यानी v अपॉन आई इज इक्वल टू आर, यानी v अपॉन आई इज इक्वल टू आर। कहने का मतलब जो इसका स्लोप है इस ग्राफ का, वोल्टेज बढ़ाते जाओ करंट की रीडिंग लेते जाओ, इसका जो स्लोप है हमें वो क्या दे देगा बेटे, वो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बता, जो कि मुझे निकालनी है ये बनवाया थी। क्लियर बेटे। और एक और चीज भी देख लो, इसकी वेक्टर ओम्स लॉ की v इक्वल टू आई आर तो आप जानते ही हैं हम लोग, और इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होती है, सबको पता है, वेक्टर फॉर्म किसकी, ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म क्या होती है, j इज इक्वल टू सिग्मा ई, व्हाट इज j, करंट डेंसिटी, एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड सिग्मा इज द कंडक्टिविटी। क्लियर, इसकी वेक्टर फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए बेटा। ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 11 था, सब कर लीजिए फटाफट। हो गया, नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट नंबर 12। क्या है, वो है बेटा कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर, ये हाँ डिटर्मिनेशन कह लीजिए, डिटर्मिनेशन
of resistance and figure of merit, determination of resistance and figure of merit of a galvanometer by half deflection method. By half deflection मेथड। ठीक है बेटा, क्या चीज है ये, हमें क्या चीज निकालना है बेटे, फाइंड करना है रेजिस्टेंस और फिगर ऑफ मेरिट। किस मेथड से? हाफ डिफ्लेक्शन मेथड के द्वारा। मैं आपका एक apparatus बना रही हूँ, उससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा बेटा। इस तरह से that is shunt, that is, यहाँ पर कुंजी ले लीजिए और यहाँ पर एक K1 कुंजी ले लीजिए। हाँ, एक लगा लीजिए रेजिस्टेंस और दिस इज बी, that is K1, that is K2। दो कुंजी है बेटे, कीज है, ठीक है। और इसमें जो है इस तरह से देखिए, ये apparatus है बेटे, ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये आपका गैल्वेनोमीटर है, ये शंट है, ये कीज है K1 एंड K2। तो बेटा देखिए, जब सबसे पहले मैं इस K1 की को मिला देती हूँ तो ये वाला जो सर्किट है ये कैसा हो जाएगा, पूरा हो जाता है। और सर्किट पूरा होते ही इसमें जो करंट है वो इस बैटरी की हेल्प से ये क्या होने लगती है, फ्लो होने लगती है। समझ में आएगा, करंट इसमें क्या होने लगती है, फ्लो होने लगती है। और करंट फ्लो हुई, ध्यान से समझिए, जब इसमें कुछ करंट फ्लो हुई तो गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन हुआ, थीटा, माना करंट तो आई I1 और डिफ्लेक्शन आया थीटा। समझ रहे हो? कब? जब ये वाली की वन मैंने स्विच ऐसे ऑफ मतलब इसको टच कराया, तब ये सर्किट पूरा हो गया। करंट कितनी आई, I1, और डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में कितना आया, थीटा। अब ध्यान रखिए, उसने क्या कहा कि मुझे रेजिस्टेंस निकालना है एंड फिगर ऑफ मेरिट निकालनी है ऑफ गैल्वेनोमीटर, ऑफ ए गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। अब मुझे बेटा जी मैंने क्या किया कि इसके साथ साथ K2 को भी टच करा दिया। जब K2 को टच कराया तो क्या होगा बेटा, करंट जो है यहां से आ रही थी ऐसे आई, ठीक है। अब ये जो करंट है I1 इधर चली गई और I2 इधर चली गई। और मैंने कहा कि मैंने इस तरह सेट किया कि जो गैल्वेनोमीटर में जो पहले डिफ्लेक्शन आया था थीटा, डिफ्लेक्शन इस तरह से करंट को किया कि वो जो थीटा है वो डिफ्लेक्शन हाफ हो जाए, थीटा बाय 2 हो जाए। अब जो नया डिफ्लेक्शन है वो कितना हो जाए, थीटा बाय 2 हो जाए।
तो जो करंट है वो आधी आधी हो जाएगी, मतलब I1 और I2 बट जाएगी, और जो गैल्वेनोमीटर में जो आपका डिफ्लेक्शन है वो कितना आएगा, θ/2 समझ रहे बात। जब इसे भी मैंने क्लोज कर दिया, क्लोज करते ही इसमें जो है करंट फ्लो करने लगी, यहाँ करंट आई और आई बट गई I1 और I2 में। मतलब कहने का है कि पहले जैसे आपकी एक समीकरण बन गई थी आई में, समझ रहे आप बात को। ये एक इक्वेशन बना देते हैं बेटा। देखिए, रेजिस्टेंस आप नोट कर लीजिए, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर मान लीजिए आप आर है आपका, ये मान ली क्या लीजिए, बल्कि ये तो एक फॉर्मूला ही समझ लीजिए कि जो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है बेटे वो कितना होता है, उसका फॉर्मूला है ये R.S और R-S। आर क्या चीज है, रेजिस्टेंस है आपका गिवन, ठीक है, और एस आपका शंट है। और फिगर ऑफ मेरिट जो होती है वो क्या होती है, फिगर ऑफ जो मेरिट है वो होती है बेटे I/थीटा, और एक क्वांटिटी होती है बेटे θ/I। θ/I होता है, दैट इज अदर क्वांटिटी कहलाती है वो। ठीक है, ये आपका फिगर ऑफ मेरिट है, वो I/थीटा होता है। तो जो मैंने आई निकाला, आप समझ रहे हो, जब इसका ये स्विच क्लोज किया था और ये ओपन था, तो इसमें करंट फ्लो हुई थी, इसमें क्या आया था आई, और जो डिफ्लेक्शन आया थीटा, उससे मैंने उन दोनों का रेशो निकाल लिया I/थीटा, मुझे क्या मिल गया, फिगर ऑफ मेरिट। और इसी तरह से बेटा जब मैंने इसमें करंट करी थी, इधर देख लो बेटा आर कैसे निकालना है, आर क्या चीज है, शंट कैसे निकालना है, जो करंट हो रही है इसमें दोनों में, यहाँ तक करंट आई बट गई। अब ये जो इसका रेजिस्टेंस है और ये शंट का रेजिस्टेंस है, ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल में जुड़े हुए हैं, पैरेलल का कॉम्बिनेशन, दो रेजिस्टेंस का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उससे निकाल दिया, फिर वो एक आ गया, फिर ये वाला कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हैं, इन दोनों को जोड़ दिया तो एक आर आ गया इस पूरे का सिस्टम का। समझ में आई बात बेटे, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर ऐसे निकलेगा। I/, ये एक फॉर्मूला और भी आपका ई, एक मिनट, E/R+D, थीटा जो है वो पीछे रहेगा बेटा, इसमें रहेगा, ये यहाँ पे, ये थीटा यहाँ है, ठीक है। क्लियर, यहाँ लिख लीजिए, R इज रेजिस्टेंस ऑफ नोन रेजिस्टर, ठीक है, और S क्या चीज है, रेजिस्टेंस ऑफ शंट, ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये, डिटरमिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड फिगर ऑफ मेरिट ऑफ ए गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। बस जो डिफ्लेक्ट है पहले में तो थीटा आता है और दूसरे में उसको हाफ कर दिए जाते हैं, इस तरह से कंसिडर करो कि ये जो है
ये जो डिफ्लेक्शन है वो कितना आ जाए, थीटा बाय 2, और फिर देख लो I1 I2 कितनी बड़ी, इन दोनों में रेजिस्टेंस कैसे निकाल दोगे, पैरेलल में वो जो एक निकलेगा फिर वो और ये सीरीज में है, तो क्या आ जाएगा, इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा बेटे गणना है। V इजिकल टू आई आर से हम देखो, V जो पूरी आई है और ये R आ गया, पूरा एक R आ गया और ये I है, तो वोल्टेज पता कर सकते हैं V इजिकल टू आई आर। समझ में आई बात? V आपको अगर पता है और R पता चल गया तो I कैलकुलेट कर सकते हैं। I कैन बी कैलकुलेटेड। समझ में आई बात बेटा जी? क्लियर? देखिए, कर लीजिए, इसे अच्छे से उतार लीजिए। ठीक? हो गया आपका, उतार ली सबने? चलिए, एक्सपेरिमेंट नंबर नेक्स्ट करते हैं। 12 हो गए, नंबर 13, 13। एक्सपेरिमेंट नंबर 13, दी फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ निकालनी है, डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, पहला। दूसरा, कॉनकेव मिरर। तीसरा है आपका बेटा जी, कॉनकेव, सॉरी, कॉन्वेक्स लेंस by using the parallel parallel parallax method, by using parallax method। देखो बेटे क्या है, the focal length of convex mirror or concave mirror and convex lens by using parallax method। बेटे आप जानते ही हैं, कॉनकेव, ये आपका जो है कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर किस तरह के होते हैं, आपका जो है आपने पढ़ा ही है। दैट इज, ये पहला, ये देखिए, ये कौन सा मिरर है बेटे, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है ये, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो क्या चीज है बेटा जी, अगर इस पर इस तरह से रेज आ रही हैं लाइट की, तो ये क्या हो जाएगा बेटे, ये क्या होते हैं, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, और इस तरह से आपका रिफ्लेक्ट हो गया।
और इसी तरह से इस तरफ गया तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया बेटा। है। और तो ये कहीं पर भी मिलती नहीं है। तो हमने पता है हमें कि फोकल लेंथ तो वही होगी ना जी, जहां पर ये आपस में मिलेंगे। तो जहां आपस में मिलेंगी वो कहाँ मिलेंगी आपस में? मिल तो रही नहीं है। मान लीजिए यहाँ आपका आइज है, यहाँ पे आपकी क्या है, आइज है। तो बेटा इसको पीछे मैं एक जगह सबको बढ़ाऊंगी। ठीक, इस तरह से। और यहाँ जहां ये एक जगह पीछे मिल जाएंगी, वो क्या होगा, इसका फोकस पॉइंट होगा। और मिरर से लेके फोकस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है? द डिस्टेंस। यहाँ पे लिख लीजिए, द डिस्टेंस फ्रॉम फोकल पॉइंट टू मिरर मिरर पोल इज कॉल्ड, क्या कहलाती है बेटा जी? इज कॉल्ड फोकल लेंथ। बताइए आपको बेटा। ठीक है, तो ये वाली जो यहाँ ये है, ये पी ध्रुव पोल, ये जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। क्या कहलाएगा ये? फोकल लेंथ बेटा। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? समझ में आई बात? इसी तरह से बेटे अगर मैं क्या बना लूं, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कैसा होता है? जो बीच में से अंदर की ओर धंसा हुआ हो। अवतल लेंस, अवतल दर्पण। इस तरह से ये मुख्य अक्ष, और यहाँ पे जो है आपकी क्या आई, किरण आई, तो ऐसे रिफ्लेक्ट होके निकल गई। फिर इस तरह से आई, वो इस तरह से गई, और इस तरह से आई, और वो इस तरह से गई, और वो ये दूसरी ओर आई, और ये आपकी इस तरह से गई। तो जो जहां पर इकट्ठी हो गई और पोल तक की जो दूरी थी दैट इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस, फोकल लेंथ। फोकस बिंदु एफ से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस है क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ। क्लियर? समझ रहे बेटा? इस तरह से जो दूरी है एफ और पी के बीच में दैट इज फोकल लेंथ, वो आपकी फोकल लेंथ कहलाएगी। और इसी तरह से मैं अगर लेंस ले लूं बेटे, कॉन्वेक्स लेंस ले लूं, तो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो किस तरह से होगा? देखिए बेटा, इस तरह मैंने एक लेंस ले लिया। ये कौन सा लेंस है? बीच में से मोटा और किनारों से पतला, कॉन्वेक्स लेंस। क्या है बेटा ये? कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस में इस तरह से किरणें आ रही है पैरेलल, और ये इकट्ठी हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस पे एक जगह। कौन सा मेथड है ये? पैरेलैक्स मेथड। और यहाँ पर आपका एफ है, और ये जो डिस्टेंस है ये दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है बेटा जी, दैट इज फोकल लेंथ। तो ये इस तरह से आप मिरर्स में लेंसेज की फोकल लेंथ को कैलकुलेट
कर सकते हैं। जैसे ये है, ये तो मिलेगा कहीं नहीं, मिलता हुआ प्रतीत होगा तो निकाल सकते हैं। ये वास्तविकता में बेटा आई, और ये टकरा करके ये सब जगह एक ही जगह पर मिल गई। समझ में आई बात बेटा जी? और ये लेंस वाली, ये आई और एक जगह पर इकट्ठी हो गई। ठीक, पैरेलल आई और एक जगह पर इकट्ठी हो गई। दैट इज आपका है ये पैरेलल स्टॉक्स मेथड। क्लियर? कर लिया मिटा दे? कर लो। आधे बेटा। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट नंबर 14। क्या है ये? The determination of plot of the angle, ये प्लॉट कर लीजिए। एंगल ऑफ द डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए ट्रायंगुलर प्रिज्म। प्लॉटिंग ए ग्राफ। प्लॉट, इसमें एक ग्राफ का है, देखे बेटे। प्लॉट ऑफ द एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस वर्सेस ऑफ वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए ट्रायंगुलर प्रिज्म। फॉर ए प्रिज्म। ठीक है, एक ग्राफ है। प्लॉट द एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो इसमें क्या करेंगे बेटा जी? देखिए, पहले मैं आपको एक प्रिज्म बना देती हूँ। आप सब लोग ही जानते हैं इस तरह का एक जो आकृति है, ये कैसी आकृति है? प्रिज्म की। कैसी आकृति है बेटा? प्रिज्म। ये क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म ए। और इस तरह से प्रकाश की किरण आई और वो अपने मार्ग से थोड़ी सी विचलित हो गई, रिफ्रैक्शन हो गया, इसमें आ गई। और इसके बाद फिर वो इस तरह से दोबारा एक, भाई जब कांच से हवा में निकली तो उसने फिर अपना रिफ्लेक्शन कर दिया, थोड़ी सी इस तरह से हो गई। और अब आप ये देखिएगा कि ये
दैट इज आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, और दैट इज ई एंगल ऑफ एमरजेंस। आप ये लिख सकते हैं। आपतन कोण, किरण आ रही है बेटा, और ये परावर्तन, ये आपका एमरजेंस जो निकल रहा है। ठीक है बेटे, एंगल ऑफ एमरजेंस। ठीक है बेटा। अगर अब हम इसे पीछे मिलाएं तो ये कहीं ऐसे मिलती है बेटा। ये आपका कौन सा कोण रहेगा? R1 कह लीजिए, दैट इज R1, और दैट इज R2। तो जो हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, ये दोनों कोनों को मिला करके बनता है ए इक्वल टू R1 प्लस R2। ये तो बात आप जानते ही होंगे कि ये दोनों हमारे रिफ्रैक्शन एंगल्स हैं। दैट इज द टोटल ऑफ बोथ रिफ्रैक्शन एंगल्स इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है। अब देखिए कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस एंगल तो आई हो गया, डेविएशन डेल्टा हो गया बेटा। ये दैट इज एंगल। आप इसे अगर आगे बढ़ाएं और दिस इज पीछे बढ़ाएं, तो ये जो एंगल है, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, भाई ये जितना अपने मार्ग से विचलित हुई है, समझ रहे बात को? ये अगर ऐसे जाती और ये ऐसे जाती, तो ये जो किरण ये अपने मार्ग से इतनी तो विचलित होगी बेटा। बल्कि ये ऐसे आती, और ये ऐसे आती और चली गई ऐसे, तो ये वाला जो एंगल है ये, दैट इज कॉल्ड डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन, जो परिवर्तन हुआ मार्ग में, एंगल ऑफ डेविएशन। समझ गए बात? तो मैंने एक ग्राफ निकालना है किसमें, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन में वर्सेस एंगल ऑफ एमरजेंस। ये एमरजेंसी वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस कह लीजिए। देखिए इस तरह से आएगा ग्राफ। मिनिमम एंगल डेविएशन इस तरह से, ये आपका मिनिमम डेविएशन एंगल, और जो इसकी वैल्यू होगी, दैट इज, ये कौन सी जगह है जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस से बराबर होगा। और इससे पहले अगर हम ले लें तो आई के भी दो मान होंगे। ये तो मान लीजिए ये और ये I1 और I2, ये आई का है I1 एंड दिस इज I2, और ये वैल्यू होगी किसकी, डेल्टा की। ये जो आपका डेल्टा होता है बेटे, मैंने जो एंगल ये बता रही थी मैं इससे, ये जो डेल्टा है ये किसके बराबर होता है? ये होता है आपके बेटे इंसिडेंस एंगल आई और एमरजेंस एंगल ई का जोड़, और माइनस ए। समझ में आई बात बेटे? जो ये होता है आपका डेल्टा, ये किसके बराबर होता है? ये होता है आई प्लस ई माइनस ए। अच्छा, जरा ये देख लो, जहाँ डेल्टा मिनिमम है, मैंने कम से कम डेविएशन है,
वहां क्या है आपकी, मैंने कहा कि जो करंट है वो सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इमरजेंस के बराबर हो जाता है। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई और सी अगर बराबर होंगे तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i माइनस डेल्टा क्या हो जाएगा, मिनिमम ए। कहाँ पर, व्हेन आई इज इक्वल टू ई। समझ में आई बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, देन मिनिमम डेविएशन कितना हो जाएगा, 2i माइनस ए। ठीक है बेटा। और फिर आ जाइए आप, हम ये कहें कि ये जो आपका प्रिज्म है, क्या चीज, प्रिज्म, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ये बात ध्यान रखिए कि जहाँ I1 है वो E2 के बराबर होगा और जहाँ I2 है वहाँ E1 के बराबर होगा, ये ध्यान रखिएगा। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ प्रिज्म कितना होता है, ये होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 अब बटे साइन ए बाय 2। समझ गए इसका मतलब, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म का वो कितना है बटे एंड साइन ए फॉर एंगल ऑफ प्रिज्म एंड डेल्टा इज द मिनिमम डेविएशन बटे 2 अपॉन साइन ए बटे 2। इफ ए इज वेरी स्मॉल, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म वेरी स्मॉल होगा, इफ ए इज वेरी स्मॉल मतलब जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो बहुत छोटा है, तो आप क्या कहेंगे, तो आपका ये जो डेल्टा मिनिमम बैठेगा, डेल्टा एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, म्यू माइनस आई एंगल ऑफ इंसिडेंस इंटू ए। ठीक है बेटा जी, अगर आपका जो है, अगर ए बहुत छोटा है, एंगल ऑफ प्रिज्म का ए छोटा है, तो ये आपका मिनिमम डेविएशन का सूत्र हो जाएगा, दैट इज। ठीक है बेटा। तो बेटा जी बस आज जो है हम इस क्लास में इतना ही कराएंगे, कल फिर हम आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्लास लेंगे। थैंक यू।